Students, from today onwards, we will start chapter 3, that is pair of linear equations in two variables. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसकी जनरल फॉर्म हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल है एक्स और वाई. ठीक है, तो दो वेरिएबल्स हैं, इनको वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमेशा हमारे को दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पावर 1 है. ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स हो गए एक्स और वाई. चैप्टर का नाम समझ में आया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ कंडीशंस हैं. मैं पहले आपको उसकी थ्योरी समझाता हूँ, फिर एक्सरसाइज पाएंगे. तो देखो, उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, कैसे इसके सॉल्यूशंस पता कर सकते हैं हम. देखो, बुक में अलग अलग हैं, आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा. मैं आपको एक ही जगह पे सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट सारे लिखवा दूंगा. a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो इसके अंदर आपका सॉल्यूशन होगा यूनिक, मतलब एक्स वाई की कोई यूनिक वैल्यू मिलेगी. ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन है. और इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग. क्या होगा? इंटरसेक्टिंग. मतलब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग आएगा, मतलब ऐसा कोई ग्राफ आएगा. ओके, इस तरह से. नेक्स्ट है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ऐसी कंडीशन होगी तो इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा. इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके. मतलब जैसे यहाँ पे आपको x4 y2 मिलेगा तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिला, पर यहाँ के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. ये भी कंसिस्टेंट होगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है. और जो इसका ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगी. ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट लाइक दिस वे. जैसे आपने एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बनाया तो एक और भी जो आएगा वो इसी के ऊपर आएगा. ठीक है, तो ये कोइंसिडेंट होता है, तो ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट. थर्ड है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये होगा नो सॉल्यूशन. मतलब अगर ऐसा कोई केस होता है तो उसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा. वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट. ओके, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट. और इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ विल बी पैरेलल. मतलब कभी भी ग्राफ मिलते हुए नहीं दिखेगा. एक लाइन की ऐसी ग्राफ आएगा तो दूसरे का ऐसा पैरेलल. पैरेलल लाइंस जिसे हम कहते हैं रेलवे ट्रैक की पटरी हो गई, इस तरह से पैरेलल आएगा. मतलब कभी उसका सोल्यूशन कोई एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. और ये 100% इम्पॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने को देंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, राइट. अब ये तो बात हो गई इन कंडीशंस के ऊपर. अब थ्योरी में क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं हम. देखो, ये इसको निकालने के लिए हमारे पास चार चीज़ें हैं. अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो वी हैव 4 थिंग्स. फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड. कितने मेथड्स हैं हमारे पर? एक तो सब्स्टिट्यूशन है. सेकंड, एलिमिनेशन. थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. और फोर्थ, ग्राफिकल. देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो एक्सरसाइज 3.3 में लगेगा. मतलब कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, पर 3.3 में हम ये सीखेंगे. एलिमिनेशन मेथड हम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 3.4 में सीखेंगे.
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3.5 में सीखेंगे, और ग्राफ जो है वो 3.1 और 3.2 के अंदर है, तो ये हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। हम सबसे पहले 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, और जब एग्ज़ाम होगा तो अगर आप लोगों को कोई मेथड दिया हुआ हो पर्टिकुलर कि भाई इससे सॉल्व करना है तब तो उससे करिएगा, बाकी आपकी इच्छा हो कोई सा भी मेथड लगा के आप लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम 3.3 शुरू करते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उसको सीखते हैं। देखो क्वेश्चन 1 समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सबसे पहला आप कोई से मेथड इक्वेशन को नाम दे दो 1 और 2। अब यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, मैं y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आई देखो 14 - y, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, जैसा कि मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम 2 के अंदर, तो देखो 14 - y, फिर दे रखा -y इक्वल टू 4, 14 - 2y इक्वल टू 4, 14 - 4 इक्वल टू 2y, 10 इक्वल टू 2y, y की वैल्यू आ गई 5। फिर ये जो y आई इसको इक्वेशन a के अंदर पुट कर दो, x इक्वल टू 14 - 5 इक्वल टू 9। अब चेक कर लो 9 + y 14 होते हैं बिल्कुल, तो हमारा सोल्यूशन बिल्कुल सही आया है और ये सोल्यूशन हो गया। अब जैसे इसका मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट कराता हूँ। सेकंड पार्ट है देखो s - t इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन में क्या है हमें अपॉन में दे रखा है, तो इसको हम एलसीएम लेके इसकी जो जनरल फॉर्म है a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 उसमें ले आते हैं। देखो 2s + 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6, 2s + 3t इक्वल टू 36। तो ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे लिए, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब वापस वही तरीका, मैं फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू निकालता हूँ 3 + t, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा 2 × 3 + t + 3t इक्वल टू 36, 6 + 2t + 3t इक्वल टू 36, 5t इक्वल टू 36 - 6 30, t की वैल्यू आ गई 30/5 जो कि होगा 6। t की वैल्यू 6 आई, इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ, s की वैल्यू 3 + 6 9। तो देखो 9 - 6 इक्वल टू 3, मतलब हम बिल्कुल सही हैं।